बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जब मैं अपनी ये लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो बहुत शदीद गर्मी है। आप अपने इस गर्मी में बहुत ख्याल रखिएगा। तो आज हम बात करते हैं रिकन्स्ट्रक्शनिज़म से। इससे पहले हम बात कर चुके हैं प्रोग्रेसिविज़म पे, एसेंशियलिज़म पे और पेरिनियलिज़म पे। और चौथी आज जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी जिसको हम डील करने जा रहे हैं, जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, वो है रिकन्स्ट्रक्शनिज़म। रिकन्स्ट्रक्शनिज़म को उर्दू में नौ तामीरियत कहते हैं। और इसकी अगर हम हिस्ट्री को ट्रेस बैक करें तो इसकी हिस्ट्री जो है वो हमें प्रैग्मेटिज़म और एग्जिस्टेंशियलिज़म से मिलती है। तो सोशल रिकन्स्ट्रक्शनिज़म है क्या? ये बुनियादी तौर पे इंस्पायर करती है इंडिविजुअल को, सोसाइटी को, स्कूल को कि वो इम्प्रूव करें, चेंज करें और सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स ले आएँ। अगर हम इस तीन चीज़ों को इम्प्रूव, चेंज और रिफॉर्म इन द सोसाइटी, अगर हम इन तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटो की जो बुक रिपब्लिक है वो उसने एक फ्यूचर स्टेट का जो हमें एक दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था कि फ्यूचर की स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट कैसी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ही वाज द रिकन्स्ट्रक्शनिस्ट। उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिज़म का जो कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया अगेंस्ट कैपिटलिज़म, ही वाज आल्सो द रिकन्स्ट्रक्शनिस्ट। और फिर जॉन डेवी ने अपनी किताब रिकन्स्ट्रक्शन इन फ़िलासफ़ी में भी रिकन्स्ट्रक्शनिज़म का कॉन्सेप्ट दिया। अब रिकन्स्ट्रक्शनिज़म है क्या? बुनियादी तौर पे रिकन्स्ट्रक्शनिज़म ये है कि सोसाइटी इज़ द नीड ऑफ चेंज। एक्सक्यूज़ मी। सोसाइटी इज़ द नीड ऑफ चेंज, नंबर वन। नंबर टू, एजुकेशन शुड प्ले द बेसिक रोल इन दिस नीड, इन दिस चेंज। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी, जिस सोसाइटी में जॉन डेवी रह रहा था, उस सोसाइटी को वो चेंज करना चाहते थे। 1930 में फ्रंटियर थिंकर्स उनको बोला जाता है, वो एक टीम हमारे सामने आई और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि स्कूल शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट टू बिकम द चेंज एजेंट इन द सोसाइटी। और वो सोसाइटी क्या थी कि हमारी सोसाइटी जो है उसको क्रिएटिव भी होना चाहिए और मोर इक्विटेबल सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें सबको इंसाफ मिले और हमारी सोसाइटी जो हो वो क्रिएटिव हो। और वो चेंज चाहते थे, और वो चेंज जो जॉन डेवी ने अपनी फ़िलासफ़ी प्रोग्रेसिविज़म या प्रैग्मेटिज़म में दी थी, वो चेंज चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारी सोसाइटी में एक चेंज आनी चाहिए। फिर जब कार्ल मार्क्स आया तो कार्ल मार्क्स या मार्क्सिज़म या इसे लेनिज़म भी बोलते हैं, ये बुनियादी तौर पे जो उस वक्त की एलीट क्लास थी जिन्होंने तमाम वसाइल पे कब्ज़ा किया हुआ था और कैपिटलिज़म इन इक्वल सोसाइटी थी, उस सोसाइटी के ख़िलाफ़ इन्होंने अलम बगावत बुलंद किया। और वो कहते थे कि हमारी प्रॉपर्टी का कंट्रोल जो है वो चंद हाथों में क्यों है। आज हमारे यहाँ भी ये रोना रोया जा रहा है। अगर आप अपनी सोसाइटी को देखें तो हमारी सोसाइटी में भी यही हो रहा है कि दौलत जो है वो श्रिंक हो के चंद हाथों में जा रही है। बाकी सारी जो क्लास है वो मज़दूर तबका पैदा होता जा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे वो मज़दूरी करने वाले हैं, रोड पे खड़े होकर मज़दूरी करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन में मज़दूरी करने वाले हैं, वो सारे मज़दूर हैं। और पैसा कहाँ पे जा रहा है? कंट्रोल किन का हो रहा है? कंट्रोल सिर्फ़ और सिर्फ जो ऑनर्स हैं, जो हमारी जिन्होंने दौलत को कन्फिस्केट किया है, यूज़रपर ऑफ आवर प्रॉपर्टीज़ हैं, उन लोगों के हाथों में चली गई है। और आज पाकिस्तान भी एक ऐसे ही मार्क्सिज़म की तलाश में है कि हमारी सोसाइटी के अंदर भी लोग उठें और ये जो दौलत चंद हाथों में है इसको जो है वो डिवाइड करें ताकि आम बंदा भी अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो कैपिटलिज़म जो था, इसके ख़िलाफ़ जो कार्ल मार्क्स ने एक अलम बगावत बुलंद किया था, उस सिस्टम के अंदर रहते हुए वो कहता है कि हमें अपनी सोसाइटी के अंदर चेंज लानी है। और वो चेंज, ये सबसे पहले तो इसके थाट्स को, लेनिज़म के थाट्स को ईस्ट ने बहुत ज़्यादा
इससे इफ़ेक्ट किया। और फिर उसके बाद इन थॉट्स ने जब अपनी जगह बनाई वेस्ट में, तो वहाँ पे कार्ल मार्क्स, हीगल, फ्राइड और कांट ने भी इसको फॉलो किया। लेटर ऑन जब हम आते हैं मार्क्सिज्म के बाद, तो इसी दौरान क्रिटिकल थ्योरिस्ट जो थे वो पैदा हुए। क्रिटिकल थ्योरी क्या थी? क्रिटिकल थ्योरी ये थी कि हमारे सोसाइटी के अंदर रेशियल इनइक्वालिटी है, नस्ली तासुब बहुत ज़्यादा है। उस नस्ली तासुब को हमने कैसे ख़त्म करना है। और फिर फेमिनिज़म की मूवमेंट, औरतों के राइट्स की मूवमेंट ने स्टार्ट लिया। फिर उसके बाद लिबरेशन फ्रॉम द फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं क्रिश्चियनिटी के, रिलीजन के, उसके ख़िलाफ़ जो था उन्होंने अलम बगावत बुलंद किया। तो इसका मतलब है क्रिटिकल थिंकर जो थे वो चाहते थे कि स्पोक्स पर्सन बने वो लिबरेशन के, थियोलॉजी के, उसके बाद फेमिनिज़म के, रेशियल इनइक्वालिटी के और इकोलॉजी के, हमारे माहौलियात पे जो असर पड़ रहा है। और फिर उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज़म की तहरीक जो थी उसने भी जन्म लिया। तो ये बुनियादी तौर पे आजकल पोस्ट मॉडर्निज़म का दौर चल रहा है। तो ये एक सीरीज़ थी जिसको रिकन्स्ट्रक्शनिज़म में कि हर एक लेवल पे, चाहे वो प्लेटो का दौर है, चाहे वो कार्ल मार्क्स का दौर है, चाहे वो उसके बाद जॉन डेवी का दौर है, या फ्रंटियर थिंकर्स का दौर है, या स्कूल ऑफ फ्रैंकफर्ट का दौर है, यानी यहाँ पे जहाँ पे भी आया है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारी ऐसी ईवल्स हैं, उन सोसाइटी को हमें चाहिए कि हम रिकन्स्ट्रक्ट करें, नए सिरे से तामीर करें। तो इसके लिए करिकुलम उन्होंने क्या सजेस्ट किया? तो करिकुलम में वो क्या कहते थे कि हमें सबसे पहले तो अपनी डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करना चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। और स्कूल को इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमें फंडामेंटल रोल प्ले करे। स्कूल अपना रोल जो है वो फंडामेंटल होना चाहिए। फिर हमें कल्चरल लिटरेसी की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें क्रिटिकल लिटरेसी की तरफ जाना चाहिए। उन्होंने ज़ोर दिया क्रिटिकल लिटरेसी का। इंशाल्लाह क्रिटिकल थिंकिंग पे मैं इसके बाद जब मैं बात करूँगा तो क्रिटिकल लिटरेसी का भी उसमें ज़िक्र होगा। आप फ़िलहाल ये समझें, उन्होंने कल्चरल लिटरेसी और सिंपल लिटरेसी के बजाय उन्होंने कहा कि कल्चरल लिटरेसी जो है वो उसका एक रोल होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, उनके अंदर हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। हमारे इदारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रोपोगेट करें और ऐसे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएं कि जिसमें हमारे इदारे जो हैं वो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं वो क्रिएट करें। फिर उसके बाद टीचिंग मेथड पे आ जाते हैं। टीचिंग मेथड में वो कहते हैं कि रोल प्लेइंग जो है इसका बड़ा रोल है। रोल प्लेइंग और कोऑपरेटिव लर्निंग पे उन्होंने ज़ोर दिया। इंटर्नशिप पे वो ज़ोर देते थे। और वो क्या कहते थे कि स्टूडेंट को खुद जाके काम करना चाहिए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि क्लास टीचिंग मेथड रोल प्लेइंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, इंटर्नशिप है और वर्किंग कंडीशन है, फील्ड में जाके काम करना है। उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पे रिकन्स्ट्रक्शन इज क्लास लेस सोसाइटी के कायल हैं, क्लास लेस टीचिंग के कायल हैं। वो कहते हैं कि क्लास है वो नॉन रेशिस्ट क्लास। वो कहते हैं कि हमारी जो क्लासेस हैं ना उनके अंदर रेशिज़म नहीं होना चाहिए। फिर वो क्या कहते हैं कि नो दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि हमारा जो क्लासरूम है वो एक थिंक टैंक का रोल प्ले करे। तो इससे मुराद ये हुआ कि हमारे जो क्लासरूम है वो एक थिंक टैंक का काम करता है, जहाँ लोग मिल के बैठ के सोचें, बच्चे सोचें, ख़ुद से काम करें और हमें जो फ्यूचर में हमारी जो थिंकिंग है वो डेवलप हो। फिर उसके बाद इनकी एवलुएशन, ये एवलुएशन में स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बहुत ज़्यादा कायल हैं। वो चाहते हैं कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट होना चाहिए और हम अथेंटिक असेसमेंट की तरफ जाएं। अथेंटिक असेसमेंट से मुराद वही स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। टीचर का रोल क्या होना चाहिए? वो कहते हैं कि टीचर इज़ द शेपर ऑफ सोसाइटी। शेपर का वर्ड वो यूज़ करते हैं कि शेप करे सोसाइटी को। और फिर वो टीचर का रोल जो है वो एजेंट चेंज एजेंट का रोल होना चाहिए और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का रोल होना चाहिए। तो ये थी कुछ बातें रिकन्स्ट्रक्शनिज़म पे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा इनबॉक्स में। आई विल रिस्पॉन्ड यू इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।